गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास वर्ग 10वां विषय समाज में इतिहास में हम पिछले दिन पढ़े थे पहला चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में कुछ हम लोग मेन पॉइंट के बारे में पढ़े हैं। आज भी इसके आगे जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। चलिए, तो इसमें जो है आपने देखा होगा वियना सम्मेलन जब हुआ था 1815 ईस्वी में, तो उनका नेतृत्व तो किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मैटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मैटरनिक के द्वारा ही हमने पढ़ा है इटली को विभिन्न राज्यों में विभक्त किया था, जिसमें सिसिली, नेपल्स ये फर्डिनेंड को सौंप दिया गया था। ठीक है, रोम जो था पोप को सौंप दिया था, और उसके बाद लोम्बार्डी, वेनेशिया ये जो ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व में कायम रहा। चलिए, इसके बाद आगे देखेंगे मैटरनिक ने और क्या क्या चीज़ किए थे। तो मैटरनिक के द्वारा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना को कायम रखा। पुरातन व्यवस्था का मतलब है, जैसे आपने देखा कोई भी समाज बनता है तो प्राचीन काल में जिस व्यवस्था के तौर पर जो तौर तरीका था, जैसे मान के चले वहाँ का फ्रांस में जिस तरह का समाज का रीति रिवाज होगा उसी के आधार पर वह चलना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना की। इसकी स्थापना होने से फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। जनता जो है इसकी भावना से जो है काफ़ी प्रभाव हुआ। जनता उसके प्रति जो है सोचने लगे कि यह हमारे अच्छा नेता है, यह हमारे समाज की गतिविधियों को देखकर जो है कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचेंगे। चलिए, उसके बाद हमने देखा वियना सम्मेलन जब हुआ था, इसमें जो हुआ था प्रतिक्रियावादियों की विजय हुआ। इसमें जितने भी निरंकुश प्रवृत्ति का जो है नेता थे, शासक थे, उन्हीं की विजय हुई। लेकिन निम्न वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। चलिए, इसके बाद यूरोप में सभी देश जो है इससे जो है काफ़ी प्रभावित हुए। जैसे आपने देखा होगा वियना जब सम्मेलन हुआ था उसमें 4 देश भाग लिए थे। आपको पढ़ाए थे चारों देशों में पहला देश था आपका रूस, उसके बाद था प्रशा, उसके बाद था ब्रिटेन, उसके बाद था ऑस्ट्रिया। मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में। चलिए ध्यान दीजिएगा, चारों देशों ने मिलकर इस सम्मेलन में भाग लिए थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि हमारे जितने भी राष्ट्र के साथ जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसमें अपना ये गलत व्यवहार को अच्छा रूप देना, अच्छा राजनीतिक रूप देना, इस तरह का जो है वियना सम्मेलन में इस तरह की आवाज़ उठाने लगी। लेकिन यूरोप में जो है यूरोप में सभी देश जो है काफ़ी प्रभावित हुए। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट में देखेंगे। तो मैटरनिक के बाद जो है फ्रांस का सम्राट जब बना था, मैटरनिक के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना था? लुई 18वां ने फ्रांस में एक चीज़ उन्होंने किया था, नागरिक संहिता। तो नागरिक जैसे निम्न वर्ग का लोग हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, चाहे उच्च पादरी वर्ग के लोग हो, सभी को समान दर्जा देना, नागरिक के हित में उन्होंने ये चीज़ चलाए थे लुई 18वां। ठीक है, और उसके बाद जो है फ्रांस का जो सम्राट बना था लुई 18 के पहले नेपोलियन भी जो है ये चाहते थे फ्रांस के अंडर में सभी चीज़ों को हासिल करना, चाहे सामाजिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, तो आर्थिक अधिकार हो, सभी को वो हासिल करना चाहते थे, ताकि ये यूरोप में सभी चीज़ों का प्रभार नेपोलियन कर सके। लेकिन बाद में जाकर नेपोलियन ने इस तरह का गलत व्यवहार करने से उनका पतन हो चुका है 2 जून 1814 ईस्वी में। चलिए, और ये फ्रांस की क्रांति जो है लगभग 1848 तक जो है ये क्रांति कायम रहा। ठीक, उसके बाद जो है लुई 18 के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना था? चार्ल्स दशम। ये चार्ल्स दशम जैसे आया था
उसके बाद जैसे ये प्रवेश किया था, उन्होंने देखा सबसे पहले हमारे फ्रांस में समाज को देखा कि समाज यहाँ का किस प्रकार चल रहा है, किस तरह यहाँ के शासक चलाते थे, उनके बारे में देखकर उन्होंने अपना भी जो है फैसला लिया था। तो चार्ल्स दशम जिस तरह से समाज का गतिविधियों को देखकर चलने के बाद उनकी अधीन में ही जुलाई 1830 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए उसके बाद हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, 1830 की क्रांति क्या है उसके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो जुलाई 1830 की क्रांति का मतलब है, जुलाई 1830 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? आपका आंसर होना चाहिए जुलाई 1830 में ही हुआ था। ठीक है, तो जुलाई 1830 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चार्ल्स दशम। और चार्ल्स दशम के नेतृत्व में ही फ्रांस में प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया था? पॉलिग्नेक। चार्ल्स दशम एक निरंकुश प्रवृत्ति के शासक थे और पॉलिग्नेक भी जो थे निरंकुश प्रवृत्ति के थे, अर्थात इसमें किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अर्थात इनका जो सत्ता था चलाने का सामंती प्रथा का मतलब है कोई भी समाज के लोग उनके प्रति कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, वो जैसे चाहते हैं उसी के आधार पर वो चलना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ल्स दशम और पॉलिग्नेक दोनों निरंकुश प्रवृत्ति के नेता थे। चलिए, इस तरीके से फ्रांस की जनता के बारे में उन्होंने किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं सोचे थे। जैसे राजनीतिक अधिकार में जैसे होता क्या है, वोट देने का अधिकार। ठीक है, किसी उच्च पादरियों के साथ अपना मेल बर्ताव जो हमेशा जो है चार्ल्स दशम और पॉलिग्नेक करते थे। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, इसमें जो था मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को जो है हमेशा गलत तरीके से देखा करते थे, उनके जनता के बारे में नहीं सोचते थे और इन जनता जो है इनकी निरंकुश प्रवृत्ति को देखकर नाखुश थे, जिसके कारण जो है 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हुआ। चलिए इसमें नोट कर लीजिए, 28 जून 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हुआ। इसका कारण समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। चार्ल्स दशम देखा जब फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हुआ, अब देखा कि उसका बचना संभव नहीं है, वहाँ से उनको हटना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंग्लैंड जाकर जो पलायन कर गए, इंग्लैंड उस राजगद्दी को छोड़कर पलायन कर गए और इस तरीके से जो है फ्रांस में बूर्बो वंश का पतन हो गया। किसके नेतृत्व में हुआ था? चार्ल्स दशम के नेतृत्व में। तो बूर्बो वंश का पतन किसके नेतृत्व में हुआ था? चार्ल्स दशम के नेतृत्व में। चलिए, बूर्बो वंश का जैसे ही पतन हुआ उसके बाद नया वंश आया है ऑरलियंस वंश। इस वंश का जो है नेता कौन आया था? लुई फिलिप। ये भी फ्रांस के जो क्या थे? सम्राट थे। मतलब हम कह सकते हैं चार्ल्स दशम के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना है? लुई फिलिप। ठीक है, लुई फिलिप भी थे क्या? एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी नेता थे। ठीक है, और लुई फिलिप जो है वह फ्रांस की राजधानी अपने जानते हैं, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो पेरिस की जनता ने उसको अच्छा समझ करके वो सत्ता में उसे बैठने का मौका दिया, उन्हें चलाने का मौका दिया। ठीक है, और तभी जाकर जो है फ्रांस में संवैधानिक गणतंत्र माने लोगों के शासन करने का दो तरीका को देखकर संविधान के रूप में नियम कानून को बनाया। ठीक है, चलिए ये था हमारा जुलाई 1830 की क्रांति का नेतृत्व। अब देखेंगे 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। चलिए देखते हैं 1830 की क्रांति का प्रभाव फ्रांस की जनता में जो है देखने को मिला है। इसमें जो है हमेशा कट्टर राजसत्तावादियों का प्रकोप धीरे धीरे कम हुआ, क्योंकि जनता धीरे धीरे समाज में जागरूक होते गए, लोगों में जागरूक बढ़ते गए, जिसकी प्रतिक्रिया के बाद जो है या कट्टर राजसत्तावादियों का प्रकोप धीरे धीरे कम हुआ, जिससे इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड, हंगरी
ये सभी देश जो है एक होने का जो है तय किया, एकीकरण होने का तय किया है। चलिए इतना तक समझ में आ गया है। चलिए इसमें देखिएगा, इसमें जो पढ़ाया है विभिन्न पॉइंट को देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लीजिएगा आज के क्लास के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फ्रांस के क्रांति कब तक कायम रहा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 18 जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन करें। चलिए उसके बाद नोट कर लीजिएगा, ऑर्लियंस वंश के पहले फ्रांस में किस वंश का प्रचलन था। चलिए ये 3 क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। सभी बच्चे होमवर्क अपना बना करके नेक्स्ट क्लास में जो भी कमेंट होगा, जो भी आपका कमी होगा, उसमें कमेंट और शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिए।